तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे संजय सेमवाल और प्रवेश नौटियाल से। ये दोनों ही हमारे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथी हैं। तो इनको सुनते हैं विद्या सेतु पर इनकी क्या राय, क्या समझ है। तो अभी विद्या सेतु पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश भर में जारी है और जो अधिगम क्षतिपूर्ति की जो बात कही गई थी, ऐसा कहा गया था कि विद्या सेतु पाठ्यक्रम के आने से जो बहुत सारे लर्निंग आउटकम है वो उनके आधार पर अधिगम क्षतिपूर्ति की जाएगी, प्राप्त की जा सकेगी। तो क्या क्या लगता है आपको, ये विद्या सेतु पाठ्यक्रम है क्या? जरा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका में देखें तो हम को सेतु बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही। तो इसके लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन अचानक से होता है और बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे हम सब कहते हैं कि शिक्षा तो अनवरत चलने वाली चीज़ है और शिक्षा सिर्फ विद्यालय में नहीं चलती है। विद्यालय के इर्द गिर्द समाज, परिवार और प्रकृति से भी वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। पर वो सीखना एक कड़ी में नहीं होता है। स्कूल क्या करता है, उस कड़ी को बांधता है, उस कड़ी को पिरोता है। ऐसी स्थिति में जब स्कूल बंद हुए तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा था, पर वो हिज्जों में सीख रहा था। वो आपस में उन सीखे हुए को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। फॉर्मली जब हम शिक्षा में बात कर रहे होते तो किताबें क्या कर रही है, उन कड़ियों को जोड़ रही होती है। तो जब विद्यालय बंद हुए तो बच्चे सीख तो रहे थे, तो ये अनुपस्थित चल रहा था। तो अब मैं जब इसको और खोलूँ तो एनसीईआरटी ने कुछ एलओज बनाए हैं जो हम लोग को सभी को पता है। तो जब वो एनसीईआरटी के एलओज वो आपस में मिल नहीं रहे थे बच्चों की शिक्षा के साथ, तो समझ में आया कि एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है। इस गैप को कैसे फुलफ़िल किया जाए, और गैप ऐसा कि जो 3 साल के गैप को आधा साल 1 साल के अंदर पूरा कर सके। तो इस हेतु एक मोटा मोटा ऐसा फ्रेम बनाया गया कि हम क्या करें ऐसा, इसके मर्म में जो था कि हम क्या करें ऐसा जो बच्चे 3 साल का जो छूटा हुआ जो उन्होंने पढ़ा नहीं था इस कारणवश, या वो कड़ियाँ जुड़ नहीं पाई थी जिसकी बात हमने अभी तक की, उनको कैसे जोड़ा जाए कम से कम समय में। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके विद्या सेतु एक करिकुलम तैयार किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। उसमें विभिन्न राज्य स्तर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस पर एक सामूहिक रूप से काम किया, तो जिसके परिणति थी विद्या सेतु करिकुलम। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब था। तो अभी इस बीच आप बहुत सारे शिक्षकों से मिल रहे हैं अलग अलग जगह जाके, जैसे कपकोट ब्लॉक में है या बागेश्वर ब्लॉक में या गरुड़ ब्लॉक में। तो क्या रिएक्शन आ रहे हैं टीचर्स के विद्या सेतु को लेके, और उनकी क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, और वो कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने क्लासरूम में? एक चुनौती तो ये आई है कि आप इसके अगर अंदर जाएं विद्या सेतु के अंदर, तो आप देख रहे हों कि इसमें जो शिक्षण है वो पारंपरिक शिक्षण से थोड़ा अलग है। हालांकि हम विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों की खासकर मैं बात करूं, तो हम इसी शिक्षण पद्धति के माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं, जहां शिक्षक एक है, बच्चे चाहे वो 10 हैं, पर क्लासें तो 5 की 5 हैं। 5 क्लासें और मान लो 25 सब्जेक्ट हर क्लास में। अगर मैं 3-4 सब्जेक्ट मान के चलता हूँ तो कहीं 3 कहीं, तो हमें इसी तरह से हम चल रहे होते हैं। पर इस तौर पे भी हम जब पढ़ाते हैं, शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो एक चीज़ अलग करता है जो अभी विद्या सेतु में हो रहा है, कि वो पाठ दर पढ़ाता है। कि मान लो कि मैं गणित का एग्जांपल दूंगा कि अगर वो गणित पढ़ा रहा है तो मान लो कक्षा 1 की किताब में तीसरा पार्ट गिनती का है, और उसके बाद जो चौथा पार्ट है वो मापन का है, और मान लो 8वां पार्ट भी फिर गिनती का है। तो वो पहले जब गिनती पढ़ा रहा है उसके बाद मापन पढ़ा रहा है, फिर वो गिनती पढ़ा रहा है। तो गिनती अलग अलग पढ़ा रहा है और अलग अलग क्लासों में पढ़ा रहा है। तो विद्या सेतु ने क्या किया, उस गिनती को इकट्ठे कर दिया, मापन को अलग कर दिया, गिनती को इकट्ठे कर दिया। और न सिर्फ एक क्लास में बल्कि सारे क्लासों में, कि मैं गिनती जब पढ़ा रहा हूँ तो कक्षा 1, 2, 3 सबको गिनती पढ़ा रहा हूँ। बट सवाल ये उठ सकता है कि गिनती तो कक्षा 3 में बड़े स्तर पे जा रही है, तो हाँ, उसमें हमने एलओज डिफाइंड किए हैं कि हम पर्टिकुलर कक्षाओं में एनसीईआरटी द्वारा तय एलओज को के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं, चाहे हम गिनती पढ़ा रहे हैं।
मसलन अगर मैं कक्षा 1 को पढ़ा रहा हूँ तो 1 से लेकर 20 तक की गिनती में मैं काम कर रहा हूँ, और उसी समय में कक्षा 2 में 20 से लेके 99 तक की गिनती पे काम कर रहा हूँ, और वैसे ही मैं कक्षा 3 में 999 तक के अंकों पे काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ा गिनती ही रहा हूँ, पर अलग अलग 1 से लेके 20 और 20 से लेके 99 और ऐसे ही 999 तक मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कुल मिला के विद्या सेतु है। तो जब शिक्षक को इसमें ये अच्छा लगा कि जैसा वो कर रहे थे वैसे ही उनको डॉक्यूमेंट मिल गया, और ऐसा डॉक्यूमेंट मिल गया कि जो कर रहे थे उसको वो प्रमाणित जैसा कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसा ही करिए, पर इसको सिस्टमेटिक ढंग से करिए ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। इस दौर में इसमें जब हम अंदर जा रहे हैं तो कई चुनौतियाँ आ रही हैं, शिक्षकों को अच्छा लग रहा है, पर जहाँ 3 शिक्षक हैं, इन केस फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि विद्या सेतु के मर्म में था ही कि अगर कक्षा 4 का बच्चा कक्षा 2 के स्तर पे है तो उसको कक्षा 2 के साथ कक्षा 2 का करिकुलम पहले पढ़ाया जाए, वो उस जिस थीम पे वो काम कर रहे हैं। तो एक चुनौती यह आ रही है कि बच्चे का अपना स्तर विभिन्न विषयों में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ तो मान लो कक्षा 4 का कोई बच्चा है, वो 2 स्तर का गणित में है, पर वो हिंदी में अपने स्तर पे है। और मैं वादन नंबर 3 की बात करूँ तो वादन नंबर 3 में कक्षा 2 में गणित चल रही है, और वादन नंबर 2 में ही कक्षा 4 में हिंदी चल रही है। तो वो बच्चा हिंदी पढ़े या गणित पढ़े, तो ये एक प्रकार की चुनौती आ रही है बच्चों को। और एक चुनौती दूसरी की विभाग से जो प्रिंट आउट उनको मिलना चाहिए था, वो कहा तो गया था कि अगस्त अंतिम सप्ताह में वो मिल जाएगा, पर वो अभी तक मिला नहीं है। ये लेथार्जिक जब सिस्टम में आते हैं तो ये आप लोग देख ही सकते हैं कि कुछ कुछ चुनौतियाँ तो आती हैं। तो धन्यवाद संजय। हम रुक करते हैं प्रवेश नौटियाल जी का। तो प्रवेश भाई, आपका स्वागत है मेरे स्वर स्वतंत्र चैनल में। ये एक सामूहिक एक प्रयास है, एक साझा प्रयास है कि हमारे जो स्वतंत्र स्वर हैं, जो हमारी समझ है, वो बाकी साथियों तक भी जाए और हम समाज के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रख सकें। तो आपका जो मुख्य विषय है वो भाषा रहा है। तो हिंदी भाषा के आलोक में अगर हम देखें विद्या सेतु पाठ्यक्रम को, तो किस तरह की चुनौतियां आपको दिखती हैं और क्या सीख उससे निकलती हुई दिखती है, और किस तरह की सहजता आपको नज़र आई? क्योंकि आप भी बहुत सारे शिक्षकों से मिले हैं, इस बीच कई सारे स्कूल आपने विजिट किए हैं और पुराना अनुभव भी है। तो उस आधार पर आप कहाँ पर देखते हैं इसको और क्या लगता है आपको? विपिन भाई नमस्कार। धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए। अनुभव के आधार पे अगर मैं कहूँ तो विद्या सेतु पाठ्यक्रम का अगर आलोक लें, क्योंकि पढ़ा तो हम काफ़ी टाइम पहले से रहे हैं और इसे शिक्षा में शामिल करते हुए पढ़ाने के लिए हम बच्चों के साथ हम जो काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके अंदर शिक्षा की एक समझ पैदा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। अब देखा जाए तो पिछले कोविड-19 के पीरियड में एक बड़ी महामारी आई। अब अचानक बरसों से चली आ रही या हमेशा बच्चों के सामने एक सामान्य सी परिस्थिति होती है जिसमें वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद वहाँ उनका काम पढ़ना और पढ़ने के बाद वो घर आके उसी पढ़े हुए का अभ्यास करना, उसके आधार पर जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी उस तरीके से शिक्षा की एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे होते थे। और 18 महीने अचानक लॉकडाउन लग जाना, तो बच्चों के साथ क्या हुआ कि जो सीख रहे थे, जो प्रक्रिया उनके सीखने की बनी हुई वो भी ख़त्म हो गई, और उस प्रक्रिया के तहत बच्चों ने जो सीखा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। तो जब दोनों चीज़ें खत्म हुई और अचानक 18 महीने बाद स्कूल खुल गए तो बच्चे स्कूल आने में हिचकने लगे। ये मेरा अपना जब मैं पढ़ा भी रहा था तब का भी अनुभव है, और यहाँ भी जो मैं विभिन्न स्तर पर स्कूलों में जा रहा हूँ वहाँ भी देख रहा हूँ इनमें। तो जहाँ तक मैं बात करूँ विद्या सेतु पाठ्यक्रम की, तो इस अधिगम क्षतिपूर्ति जो सीखने और सीखे के रहस्य से संबंधित है, इसको पाटने के लिए एक बड़े स्तर पर सोचने की आवश्यकता थी। और जिसमें हम देखें हमारा फाउंडेशन और हमारे साथ जो सरकारी तंत्र है, जो शिक्षा से संबंधित विभाग हैं, मंत्रालय हैं आदि ने मिलकर एक संयुक्त मीटिंग आदि या बैठकें आदि की, जिसमें निर्णय आया कि हम लोगों को मिलकर एक ऐसी पाठ्य व्यवस्था को 1 साल, 1.5 साल या 1 साल मुख्यतः हमें अपनाना चाहिए, जिससे बच्चों का वो अधिगम क्षतिपूर्ति जो ये माना जाता है कि उसका अधिकार है, जिसे वो भूल चुका है, जिसके कारण वो स्कूलों से दूर हो रहा है। वो चाहता है, बच्चों के मन में ये भी बातें थी कि लॉकडाउन ना खुले या हम ऑनलाइन शिक्षा लें, लेकिन हम मान सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर बच्चों की क्या स्थिति रही है।
तो एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया जिस पाठ्यक्रम का उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर शिक्षा की ललक पैदा हो और जो सीखा हो उसमें एक समझ आ जाए, वो केवल रट न रहे हों चीज़ों को। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जैसे वो स्कूलों में आए उन्होंने सोच लिया कि जो पिछला है उसे रट लेना मात्र हम लोगों का पीछे का पड़ा हुआ समझ में आ जाना है। लेकिन देखा जाए तो बच्चों को बोलने में, अभिव्यक्त करने में, समाज में अपने आप को रखने में परेशानी हो रही थी। तो विद्या सेतु पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस साल हम पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाएंगे। सारे पाठों को पढ़ाना अनिवार्य नहीं है, जिन भी पाठों को पढ़ाएं उन पाठों के माध्यम से अगर मैं भाषा में देखूं तो बच्चे के अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब में समझ शामिल हो जाए। उसमें हमने कहा कि हम समझ की बात अगर देखें तो ये हो सकती है कि बच्चा किसी चीज़ को सुनकर समझे, समझकर बोले और उस समझे हुए और फिर जिसको भी पढ़े उसे उस पर एक समझ बनाए और अपनी समझ बनाकर उस पर लिखने की अभिव्यक्ति रखता हो। और उस अभिव्यक्ति में भी कैसे तरीके होने चाहिए, एक तो स्वतंत्र होना चाहिए और दूसरा सृजनात्मक तरीका होना चाहिए, केवल 1 साल के अंतर्गत बच्चे के साथ करने के लिए। तो क्या किया गया इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत? इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठों में जो एलोज हैं, जिनको हम कह रहे हैं अधिगम प्रतिफल हैं, उनको प्राप्त करने के लिए चुनिंदा पाठों को चुना गया, अधिकांश पाठों को छोड़ दिया गया, जिनके एलोज इस साल के लिए, इस कक्षा के लिए या इस पूरे वार्षिक सत्र के लिए बच्चों के लिए कहीं ना कहीं किसी और माध्यम से या अगली कक्षाओं में प्राप्त हो जाने हैं, उन चीज़ों को छोड़ दिया गया और जो मुख्य एलोज है उन पर काम करने के लिए कुछ सिलेक्टिव पार्ट ले लिए गए। और उन पाठों में अध्यापन के माध्यम से बच्चों के अंदर समझ के साथ शिक्षा का विकास करना उद्देश्य रखा गया है। और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और अभिव्यक्ति के माध्यम पर बच्चे के अंदर समझ पैदा हो, इसके लिए काम करना शामिल किया गया है। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं जब मैं स्कूलों में भी जा रहा हूँ तो शिक्षक इस पाठ्यक्रम से बहुत खुश नज़र आते हैं। एक तो सारा पाठ्यक्रम पढ़ाना नहीं होता है, दूसरा वो बच्चे के साथ अगर माना 1 महीने में कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं कि एक में पूरे महीने के लिए एक ही पाठ है और उसी पाठ पर शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करना है और बच्चों की समझ विकसित करनी है, तो उन्हें वो पाठ्यक्रम बहुत सरल नज़र आ रहा है। उसके साथ वो कई गतिविधियाँ कर रहे हैं। गतिविधि में हम देखें वो कविता से भी भाषा सृजन कर रहे हैं, भाषा समृद्धि कर रहे हैं, कहानियों से कर रहे हैं, प्रिंट रिच माध्यम से कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं जो है दीवार पत्रिका के माध्यम से कर रहे हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम से कर रहे हैं, नाटक, कहानी, कविताएँ, बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो जब बच्चे को अभिव्यक्ति के माध्यम मिलते हैं, उसकी मौखिक भाषा का विकास होता है और साथ साथ लिखने पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी समझ बढ़ेगी। और जहाँ तक मैं अभी तक स्कूलों में जाकर देख रहा हूँ तो बच्चों पर इस प्रक्रिया, इस पाठ्यक्रम का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने दोनों ही साथियों को सुना, उन्होंने अपने विचार, अपने अनुभव रखे, अपनी समझ रखी। भाषा पे प्रवेश नौटियाल ने अपनी बात रखी और संजय भाई ने बात रखी है गणित को आधार बना के। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं हमारे शिक्षा का नेचर भी एक तरीके से बदला है। कोविड ने अगर बहुत सारी चीज़ें हमसे छीनी हैं तो कुछ चीज़ें हमको दी भी हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो अभी हम बात कर भी रहे थे कि ये विद्या सेतु एक तरह से जब तक बच्चे ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े हुए थे तो एक दौर ऐसा आया कि उसने ऑनलाइन शिक्षण की ओर सबका रुझान बढ़ाया, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। परंतु कुछ चीज़ें सकारात्मक रूप से हमारे सामने आई। लगातार किसी मुद्दे पर, किसी थीम पर संवाद बनाना, उस संवाद में बने रहना, उससे एक समझ को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें भी हमने विद्या सेतु के आसपास सीखी हैं। तो हम देखते हैं कि टीचर किस तरह बच्चों से जुड़े हुए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। वे अभी भी बेशक ऑफलाइन प्रणाली शुरू हो चुकी है, कक्षा शुरू हो चुके हैं, विद्यालय कंटिन्यू हो चुके हैं, उसके बावजूद भी एक तरह का जुड़ाव, एक तरह का लगाव तकनीक के साथ बच्चों का हुआ है और बाकी लोगों का भी हुआ है। तो अगर हम देखें सीखने सिखाने की दिशा में पॉजिटिवली अगर हम उसको देखें तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमको मिली भी हैं जिसको लोगों ने, समाज ने आत्मसात भी किया है। और ये तो खूबसूरती है हमारे समाज की, हमारे लोकतांत्रिक समाज की, कि जो सकारात्मक चीज़ होती है वो चाहे तकनीक से जुड़ी हो, कला से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो, तो उसको समाज स्वीकार करता है, आत्मसात करता है और उसको अपने जीवन में ढालता है। तो धन्यवाद, देखते रहिए और अपनी बात, अपने विचार साझा करते रहिए। नमस्कार।